बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद मीर और आप मुझे देख रहे हैं लंदन में। आजकल बरतानिया में इंतखाबात का मौसम है, लेकिन बदकिस्मती से इन इंतखाबात से कुछ दिन पहले मैनचेस्टर में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और उस अफसोसनाक वाक़े के बायस पूरा जो बरतानिया बल्कि पूरा यूरोप, पूरी दुनिया की फ़ज़ा सोगवार है। इंतखाबात से सिर्फ थोड़े दिन पहले जो मैनचेस्टर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसके सिर्फ बरतानिया की सियासत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और ख़ास तौर पर ये जो इलेक्शन आ रहा है, क्या इस पर भी इस अफसोसनाक वाक़े का कोई असर पड़ेगा। तो इस पर आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे यहाँ लंदन में। हमारे साथ बहुत ही एक काबिल एहतराम लोग जो हैं, उनका एक पैनल मौजूद है। मैं तारुफ कराऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब, जिनका ताल्लुक़ है लिबरल डेमोक्रेट्स के साथ। बहुत शुक्रिया लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब। और डॉक्टर अशरफ चौहान साहब, जिनका ताल्लुक़ लेबर पार्टी के साथ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और प्रोफेसर इफ्तिखार मलिक साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी उनका ताल्लुक़ है और 17 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका भी। लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब, सबसे पहले तो हम आपके साथ अफसोस का इजहार करते हैं। जो मैनचेस्टर का वाक़या हुआ बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये जो मैनचेस्टर का वाक़या है, क्या इसके बरतानिया के जो आने वाले इंतखाबात हैं, इस पर कोई असरात मुरतब होंगे? अमीर साहब, इलेक्शन तो कॉल हुए थे वक्त से पहले। बुनियादी बात थी ब्रेक्जिट जी, यूरोपियन यूनियन से बरतानिया का बाहर निकलना। इलेक्शन का ऐलान होने के बाद अब चंद दिन पहले जो अफसोसनाक वाक़या जिसका आपने जिक्र किया है मैनचेस्टर में हुआ है, सबसे पहले तो हमें सब मिलकर के उसकी मजम्मत करते हैं जिन लोगों ने ये काम किया है। और नहायत अफसोसनाक बात है, इस वक्त बरतानिया में रहने वाले डाइवर्स कम्यूनिटीज़ जितने भी लोग हैं सब इकट्ठे हैं। दहशतगर्द जो हैं वो अपनी इन कार्रवाइयों से हमें तकसीम नहीं कर सकते और ये तकरीबन हर कम्यूनिटी ने इसका बरमिला इजहार किया है और क्वाइट राइटली। आगे आते हैं इलेक्शन की तरफ। तो इलेक्शन की कैंपेन जो है वो वक्ती तौर पर मुअत्तल की गई है टेम्परेरीली, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कैंपेन जारी रहेगी। इसके असरात नो डाउट जो फोकस होना था इलेक्शन का ब्रेक्जिट पे, वो ब्रेक्जिट से फोकस किसी हद तक हट जाएगा और बहुत सारा ये जो मलबा है इसका इस इवेंट का, वो किसी न किसी तरफ गिराने की कोशिश की जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अगर पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाए तो ऐसे वाक़यात होने के फ़ौरन बाद कुछ रिएक्शन तो होता है, जो कि एक कुदरती अमर भी है कि ऐसे वाक़यात के बाद होते हैं रिएक्शंस। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो 7/7 हो या बाद के वाक़यात हों, जो भी बरतानिया में ऐसे अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए हैं, ब्रिटिश पब्लिक ने जनरली बहुत ही मैच्योरिटी का सबूत दिया है और उनके और तमाम कम्यूनिटीज़ के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कभी भी इस नेज पर नहीं गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ऐसा ख़तरनाक मामला ख़तरनाक हद तक नहीं जाएगा और फोकस जो है वो दोबारा ब्रेक्जिट और बरतानिया को जो आने वाले जो मसाइल हैं या उनके मसाइल हैं उनकी तरफ ये रहेगा। जी, डॉक्टर अशरफ चौहान साहब, जैसे कि लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब जो हैं, उन्होंने भी मैनचेस्टर के वाक़े की बड़ी मजम्मत की है। हम सब इसकी मजम्मत करते हैं। आपको याद है कि इस वाक़े से थोड़े दिन पहले सऊदी अरब में एक अरब अमेरिकन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कि जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जो एक्सट्रीमिज़म है उसके ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल अलाइंस बनाने की बात की और उनकी तकरीर के कुछ दिन के बाद ये मैनचेस्टर का वाक़या हो गया। आप समझते हैं कि ये जो मैनचेस्टर का वाक़या है, इससे जो इलेक्शन है उस पर कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है? मीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ लंदन में। सारी दुनिया के साथ मैं समझता हूँ कि ये वाक़या सिर्फ बरतानिया में नहीं हुआ, पर हम जो मुसलमान हैं हमारे लिए ज़रा इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसको इस्लाम से किसी ना किसी तरीके से जोड़ा जाता है। तो एक लिहाज से बड़ी इत्मीनान की ये बात है कि बंदे का जो नाम सामने आया है उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है। आप का जो सवाल है कि क्या इसका कोई इलेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, तो जनरली तो इलेक्शन पे फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है और जो पार्टीज़ हैं उनके मैनिफेस्टोज़ होते हैं और लोग वोट भी ज़्यादातर शख्सियत की बजाय मैनिफेस्टोज़ को देते हैं। शख्सियत का रोल ज़रूर होता है, प्राइम मिनिस्टर की हद तक जो होता है, लेकिन कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टी
जो सपोर्ट करती है, वोटर्स भी बड़े लॉयल होते हैं यहाँ पे। और फिर मैनिफेस्टोज तीनों पार्टियों के जो मेन हैं उनके सामने आ चुके हैं, और उसमें लोगों ने अभी डिसाइड करना है कि किसको वोट देना है। और उसमें जो इश्यूज़ हैं सबसे ज़्यादा ब्रेक्सिट है, फिर NHS का इशू है, एजुकेशन का है, फॉरेन पॉलिसी का है। लेकिन जो बात आपने की इंटरनेशनली इसकी टाइमिंग और ट्रंप का विज़िट और फिर ट्रंप साहब की जो कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं, उस सिलसिले में उन लोगों को ज़रूर एक मौका मिला है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक अपना जो जहर है वो उगलेंगे। लेकिन जनरली ये जो ब्रिटिश कौम है, जिस तरह पाकिस्तानी कौम है, बड़ी मैच्योर कौमें हैं, बड़ी रेजिलिएंट कौमें हैं। तो ये 2 दिन के शो के बाद इलेक्शन जो का बिज़नेस दोबारा चलेगा, और मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से फोकस हट जाएगा। अलबत्ता जो हमारे कैंडिडेट हैं कुछ एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा रेसिज्म का एलिमेंट है, तो वहाँ शायद हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ी ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन ओवरऑल लेबर पार्टी पे थोड़ा दबाव आएगा। नहीं, मैं हमारे कह रहा हूँ जो मुसलमान और पाकिस्तानी कैंडिडेट जी। प्रोफेसर इफ्तिखार साहब, आपका क्या ख्याल है इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की हैसियत से जो मैनचेस्टर का वाक़या है, इससे जो बरतानवी इलेक्शन में जो मुसलमान उम्मीदवार हैं उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है उन पर काफ़ी प्रेशर होगा, जैसे चौहान साहब कह रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है वो इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप का हुआ है जी। और इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप में ये है कि बहुत सारे लोग, सियासतदान, पढ़े लिखे लोग, ख़वातीन, मुसलमान ख़ास तौर पे जो हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं 7/7 के बाद कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ, दूसरी माइनॉरिटीज़ के साथ ब्रिजेस बनाए। सईदा वारसी साहब ने किताब लिखी उन्होंने। और इलेक्शन अफेक्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, वो पावर में है, लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्कॉटलैंड का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन स्कॉटलैंड में मुझे लगता है कि SNP जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वहाँ लेबर पार्टी बहुत वीक है और साथ ही कंजर्वेटिव पार्टी बहुत वीक है, और लिबरल डेम अपनी जो है ना वो जड़ें वहाँ मजबूत नहीं कर सकी। नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में जहाँ ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ हो सकता है कि कुछ सीटों पे जो मुस्लिम वोटर्स के हवाले से हैं उनमें हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई रेडिकल किस्म का रिज़ल्ट इनमें चेंज नहीं आएगी। और मैं ये देख सकता हूँ कि टोरी पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आएगी, हो सकता है उसको कुछ थोड़ी सी अक्सरियत ज़्यादा मिल जाए। अच्छा, लॉर्ड कुर्बान साहब, ये तो इलेक्शन जो है उस पर तो इनका ख्याल है असर पड़ेगा, चौहान साहब का ख्याल है असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो एक इशू है कि टेररिज्म के जो अक्सर वाक़यात हैं, ख्वाह बरतानिया के अंदर हों या बरतानिया के बाहर यूरोप के किसी मुल्क में हो, कहीं ना कहीं से कोई मुसलमान निकल आता है, तो ये जो एक इशू है, क्या इसको मिल के कोई एड्रेस करने की आप ज़रूरत समझते हैं कि ये जो मुसलमानों की नई जनरेशन है जो कि यूरोप में ही पैदा होती है, यूरोप में ही पलती बढ़ती है, वो इंतहा पसंदी की तरफ माइल क्यों होते हैं? उनको कैसे रोका जाए? इसके लिए बरतानिया की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या वो मिल के कोई इस बारे में लाया अमल बना सकती है? हमें मेरे साहब एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि टेररिज्म जो है या ये जो कत्ल गारत है, ये मुख्तलिफ मुल्कों में अगर आप देखें तो वहाँ अमेरिका में जितनी कत्ल गारत रोज़ाना हो रही है जी, वहाँ मुसलमानों का कहीं अमल दखल नहीं होता है जी। बहुत सारे और भी वाक़यात होते हैं जहाँ बहुत सारी ब्लास्ट होते हैं, लोग मरते हैं, वहाँ मुसलमानों का उस तरह का सिलसिला नहीं है। और फिर अगर रिसेंट हिस्ट्री में भी देखा जाए तो ये जितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं इस सेंचुरी में, लाखों लोग मारे गए हैं, उसमें मुसलमानों का कहीं ज़्यादा कसूर नज़र नहीं आता। हाँ, अगर ये जो रिसेंट पास्ट में जो हम देख रहे हैं कि कुछ वाक़यात हो रहे हैं, उसमें एक तो ये है कि आप इन वाक़यात को सियासी मामलात से अलग नहीं कर सकते। दुनिया की जो सियासत है उसके असरात कहीं ना कहीं वो इससे, इन वाक़यात से जुड़े हुए हैं। लोग जो रिएक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो कहीं और हमें एक तरफ तो हम कहते हैं, लीडर भी कहते हैं कि दहशतगर्दों से हमने कोई बात नहीं करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम दहशतगर्दों से बात हो भी रही होती है। हमें ये देखना है कि ये वाक़यात अगर हो रहे हैं तो एक इनकी वजूहात क्या है। यहाँ पे मैं एक मिसाल ज़रूर देना चाहूँगा व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए कि गुलबदीन हिकमतयार जो है जी, उसको यूनाइटेड नेशंस ने एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन
अमेरिका की मर्जी से जब उसके साथ बातचीत शुरू हुई और अब प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब जो हैं उन्होंने उसके साथ मुलाकात कर लिया है तो उसका नाम टेररिस्ट की लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल दूर क्यों जाएं, हमारे यहाँ नॉर्दर्न आयरलैंड में था और हम उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहते थे सिन फेन से, लेकिन एट द सेम टाइम एट द एंड हुआ यही है कि नेगोशिएट करना पड़ा। डॉक्टर अशरफ चौहान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब के दहशतगर्दी की जो वजूहात हैं उनका भी सुराग लगाने की ज़रूरत है, लेकिन क्या इसके साथ ही साथ ये ज़रूरी नहीं है कि दाइश जैसी जो इंतहापसंद तंजीमें हैं जो कि सिवाय नफरत फैलाने के और कुछ नहीं कर रही और सबसे ज़्यादा बदनाम वो हमारे मज़हब को और मुसलमानों को कर रही हैं, तो सबको मिलजुल के दाइश जैसी तंजीमें जो हैं इनकी मजम्मत करनी चाहिए और खुलकर इनके खिलाफ ऐलान जंग करना चाहिए। देखिए मीर साहब, अब ये जो बंदा है जिसने ये काम किया है, हमें इसको ओन करने की ना ज़रूरत है ना वो हम में से है। इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं, रिलीजन उसका कोई भी हो, जो भी बंदा गलत काम करता है वो गलत। लेकिन सवाल ये है कि ये इस तरह के नौजवान बच्चे बरतानिया में पैदा होते हैं, बरतानिया में पैदा हो के यहाँ पलते बढ़ते हैं और फिर एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। वाई, क्यों? जो फ्रांस में भी जो वाकया हुआ है वो भी वहाँ का बॉर्न था। अब उनकी ग्रीवियंसेस मल्टीपल इश्यूज है ना। उसके क्या ग्रीवियंस ये है कि वो लीबिया से था और लीबिया में ये वाकयात हुए, या उसका ये ग्रीवियंस था कि वो एक डिप्राइव्ड एरिया से था और बाकी लोग अमीर थे। प्रोफेसर इफ्तिखार साहब, ये ठीक है कि हमें नाजायज़ ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें अपने घर को भी तो ठीक करना है। तो वो क्या इक़दामात हमें करने चाहिए कि हमारे बच्चे जो यूरोप में और बरतानिया में और अमेरिका में पैदा होते हैं वो रेडिकलाइज तो हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी जी, उनकी रेडिकलाइजेशन को कैसे रोकें? मैं ये समझता हूँ कि इसके एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, बड़ी सैड है। इसकी कोई एक सिंगल फैक्टर एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें पॉलिटिक्स भी है, फॉरेन पॉलिसी भी है, यहाँ की जो मार्जिनलाइज्ड हैं बच्चे और बच्चियाँ, उनके इश्यूज़ हैं जिनको शायद पेरेंट्स भी और जो हमारे उलमा हजरात हैं, ये कम्युनिटी की लीडर्स हैं, वो भी नहीं समझते, हुकूमत भी नहीं समझती। उसके अलावा क्लास के हवाले से भी, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग गरीब इलाकों में रहते हैं, तो बहुत सारी ये इश्यूज़ शामिल हैं। तो इनके लिए हमें मल्टीपल किस्म के सलूशंस की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ जो बच्चे, ये बाज़निया से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। बाज़निया पहली लड़ाई थी जिसमें कि एक मुसलमान मुल्क पे हर किस्म के जुल्म किए गए और हर आदमी ने उसे अपने कमरे में टीवी पे देखा। ये वो जनरेशन, लेकिन उसके बाद से ये इराक इसमें देखिए मेरा एक पॉइंट ये, बोस्निया के मामले में वेस्ट ने बोस्नियन मुसलमानों का बहुत खुलकर साथ दिया, उनको सर्बियंस के जुल्म से बचाया। लेकिन उसमें ये हुआ, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो 4-5 साल लगे रहे और उससे ये जनरेशन उस वक्त ग्रो हो रही थी और उसी वक्त इंटरनेट भी आया। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हुई है, इन्होंने इनको इम्पैक्ट किया है यंग लोगों को। इनमें से कुछ क्रिमिनल्स भी हैं। ये बड़ी अहम बात की है और अभी हमने मज़ीद गुफ्तगू करनी है और एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हमें एक और एनालिस्ट इकबाल लतीफ़ साहब ज्वाइन करेंगे और इकबाल लतीफ़ साहब किसी ज़माने में पाकिस्तान के अखबारात में लिखा करते थे, अब वो इंग्लैंड में सेटल हो चुके हैं या बिज़नेस भी करते हैं और एनालिस्ट भी हैं। उनसे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद इस खुसूसी प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं इकबाल लतीफ़ साहब। इकबाल लतीफ़ साहब के बारे में मैंने आपको बताया कि वो पाकिस्तान के अखबारात में लिखते रहे हैं और एक एनालिस्ट हैं। इकबाल लतीफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो मैनचेस्टर में एक बहुत ही अंदोहनाक वाक़या हुआ, उसका जो बरतानिया का इलेक्शन है इस पर क्या असर होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उस तरफ आऊँ, ये बताइए कि लंदन में आप खड़े हैं इस वक्त, लंदन में जिसकी अक्सरियत होती है उस अक्सरियत का बरतानिया के इलेक्शन पे क्या असर पड़ता है? लंदन की बरतानिया की सियासत में क्या अहमियत है? लंदन जो है बेसिकली एक लेबर कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी लंदन में ज़्यादातर आप देखेंगे लेबर का पावर बहुत बड़ा है और लंदन में इस दफ़ा भी मुमकिन है कि लेबर 2-3 सीट ले ही ले, बल्कि हमारे अपने इलाके की वॉन्ट्सवर्थ की सीट भी ले। तो इसका मतलब है जो लंदन में हुकूमत करता है वो पाकिस्तान की तरह नहीं है, वो पूरे यूके में ऐसा नहीं है। तख्त लाहौर जैसी कोई चीज़ नहीं है या तख्त पिंडी या नहीं, मुराद ये कि नहीं, मैं समझ गया आपकी बात और मुझे नहीं, वो ऐसे कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर किसी के बच्चे तो हुकूमत नहीं करते ना। टोनी ब्लेयर के बच्चे का नाम हम जानते हैं, जॉन टोनी ब्लेयर, लेकिन वो हमारे बच्चों के साथ काम करता था, अभी आज भी दोस्त से घर में आता है, लेकिन दैट इज़ नॉट एन इशू। ये इलाका कौन सा है? ये जो है मेफेयर है।
मेफेयर है। जी जी, मेफेयर, पार्कलैंड जी, ये दिस इज हार्ट ऑफ लंदन, दिस इज हार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ लंदन। दिस इज नॉट, बच्चों का जिक्र किया आपने, ये क्यों किया? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके बच्चे, हमारे बच्चों के साथ, हम लोग इधर ही रहते हैं ग्लॉस्टर स्क्वायर पर, करीब ही पीछे, तो हमारे साथ काम, मेरे बच्चे उनके साथ काम करते थे मॉर्गन स्टैनली में, टोनी ब्लेयर के बेटे के साथ। तो कभी कोई आपके बच्चों ने कभी हुसैन नवाज या हसन नवाज के साथ तो काम नहीं किया? नहीं, लेकिन हमने इनको देखा बहुत है यहाँ पर, 20 साल से वो यहाँ पर काम करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने उनको इससे देखा, उनका बड़ा मेहनत और इज्जत का बिजनेस करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मैंने थोड़ा बताएंगे आप, हमें नहीं पता वो क्या बिजनेस करते हैं। जो यहाँ हसन होते हैं छोटे जो है, जी जी, वो कोई, क्योंकि मेरा भी इधर साथ ही है क्लिनिक, तो काफ़ी उनको जानना है। उनका ये ऑफिस है, सुबह शाम वो काम करते हैं प्रॉपर्टी में, लेकिन उन्होंने यहाँ आके बड़ी मेहनत की। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा घर 42 चीज़ को उसी एक अंदाज में लेके बेशुमार लोग हैं जिन्होंने पैसे निकाले हैं मुल्क से। दूसरी पार्टियों पे इल्जामात हैं, लेकिन अगर उस मफरूजे को सब पे लगाया जाए तो इनकी डेवलपमेंट और बिजनेस जो है वो विजिबल है। जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरा घर 42 ग्लॉस्टर स्क्वायर है जी। मैं और इनके बच्चे ये यहाँ पर रहते हैं, ये मेरा ऑफिस इधर कोने पर है 129 पार्क स्ट्रीट पर। मैं 100 दफ़ा तो मियाँ साहब को देखा है, 100 दफ़ा इनको देखा है। ये बच्चे आते थे, 20 साल से मैंने देखा है, ये आते जाते हैं, अपना दफ्तर में जाते हैं। मैं उधर से इधर आता था, ये उधर से इनका दफ्तर उस तरफ था, एजवर रोड पर हमारा होता था। कभी हमने सलाम दुआ नहीं की, ना उन्होंने कभी गवारा समझा के, लेकिन पाकिस्तान में हम मिलते रहते थे। लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब, ये बताइए कि हम डिस्कस कर रहे हैं बरतानिया की पॉलिटिक्स, यूके की पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें एक डायरेक्ट लिंक तो नहीं बनता, लेकिन एक इनडायरेक्ट लिंक बनता है। सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनको ये चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में काम करती हैं उनके नाम से यहाँ पे भी वो आउटफिट बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, मुस्लिम लीग नून बन जाती है, पीपल्स पार्टी बन जाती है, और पार्टियां, उनको करना चाहिए यहाँ की पॉलिटिक्स में जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हैं, वो उसके प्लेटफॉर्म से ज़्यादा काम एक्टिव हों तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखिए, ये एक बड़ा आज़ाद मुआशरा है। मुख्तलिफ ममालिक में जो सियासी तहरीकें हैं, जब भी कोई डिक्टेटरशिप वहाँ होती है या और कोई बादशाहत आ जाती है, या वैसे ही गवर्नमेंट को जो आती है वो हालात अगर तंग करती है तो लोग भाग कर यहाँ आते हैं और यहाँ वो अपनी सियासी जमातें बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की भी मार्शल लॉ के ज़माने में ये लोग बाहर आए और इन्होंने मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जो है यहाँ आपने अपनी जमातें खड़ी की। मार्शल लॉ तो चला गया, लेकिन बाकियात रह गई यहाँ। पहले तो पॉलिटिकल वर्कर भाग के यहाँ आते थे, अब तो डिक्टेटर भी भाग के यहीं पे आते हैं। बिल्कुल, अब जिसको भी वहाँ मुश्किल नजर आती है वो यहीं आ जाता है। अच्छा, तो बहरहाल ये जमातें अब यहाँ जड़ें पकड़ने लगी। ज़ाती जो मेरी राय है, मैं कभी भी इस फेवर में नहीं रहा हूँ, बल्कि पब्लिकली भी मैं कहता रहा हूँ कि भाई इन जमातों को यहाँ, इनके यहाँ होने से ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमें यहाँ के मसाइल से। जो वसाइल हमें खर्च करने चाहिए हमारे कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, उन्हें अपने बच्चों की तालीम के लिए, वो मैं ज़ाती तौर पर कुछ नहीं खर्च करता और ना ही मुझे कोई नुकसान है उस जमातों के यहाँ रहने से, चूँकि मैं उनको यहाँ प्रमोट करने में कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो लाखों पाउंड जो है वो सालाना खर्च करते हैं। वहाँ से आने वाले जो सियासतदान होते हैं उनके जलसे कराने में, उनको क्या फ़ायदा होता है? यही मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आपको क्या फ़ायदा होता है। मुझे तो फ़ायदा को नज़र नहीं आता। अलबत्ता हो सकता है बाद लोगों के एस्पिरेशंस हों, वहाँ जा कर के वो इलेक्शन लड़ना चाहते हों, वो अपने तलकात बना करके वहाँ कुछ हासिल करना चाहते हों, जो कि मेरा एजेंडा नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो यहाँ आबाद कम्यूनिटीज़ हो चुकी हैं, तीसरी चौथी नस्ल यहाँ जा रही है, उनके फ़ायदे की ये चीज़ कोई नहीं है कि वहाँ पाकिस्तानी सियासी जमातें यहाँ आकर के अपनी ब्रांचें खाएं। मुझे कम बेश 50 साल होने को है इस मुल्क में रहते हुए, और सिस्टम में भी मैं पहली बार 21 साल पहले मुंतखब हुआ था काउंसिलर, और उस ज़माने से मैं सियासत में हूँ। देखिए, ये नहायत ही गलत लीड होगी ये कहना कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों की सपोर्ट करनी चाहिए। ये डाइवर्स मुआशरा है, हमें इसमें यहाँ ये तकसीम बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि पार्टीज़ के मैनिफेस्टो के मुताबिक जिसका जी चाहता है कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करे, जिसका जी चाहता है वो लेबर को सपोर्ट करे, और हमें ये इंटरफेरेंस इस बुनियाद पर नहीं चाहिए। ये चीज़ें हमारे मुआशरे को यहाँ मजीद डिवाइड करेंगे। इकबाल लतीफ़ साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूके में इंटरफेयर करना चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैं
लॉर्ड कुर्बान साहब की बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि बेसिकली हमारी मुल्क में यहाँ पर जो हालात हैं उसमें हमको अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक चलना चाहिए। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो मैनिफेस्टो यहाँ पर है लेबर पार्टी का और या कंजर्वेटिव पार्टी का, और उस डायस्पोरा जो है यहाँ पर बहुत बड़ा, उसको इस मामले में बिल्कुल पाकिस्तानी पार्टीज़ को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनका फ़ायदा भी कुछ नहीं है, भी नहीं है। यूज़ करते हैं, इंडियन करते हैं। अगर हमारी नुमाइंदगी हाउस ऑफ कॉमन्स में ज़्यादा होगी पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान के लिए नहीं, लेकिन आप देखें ना कि जितने भी देखें एक बात सुना, इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि मेयर आपका जो है स्पाइट ऑफ एवरीथिंग एल्स इज अ पाकिस्तानी इन ओरिजिन एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन। सिर्फ पाकिस्तानियों ने वोट नहीं दिया, उसका उनमें हिंदुओं को भी वोट दिया, वो गुरुद्वारे भी गए हैं, वो टेम्पल्स में भी गए हैं। मैं सिर्फ आपको ये मिसाल देना चाहता था कि पहली बार जब मैंने काउंसिल का इलेक्शन जीता था, मेरे उस हलके में 1% भी पाकिस्तानी नहीं थे। वो प्रेडोमिनेटली अंग्रेज़ों का इलाका था और सबको पता है कि लूटन की जो ब्रैमिंगम वार्ड है जहाँ से मैं पहली बार लड़ा था, ये हालत थी। अगर सिर्फ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों को वोट देना था तो मैं आज यहाँ ना हो। लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब, अब ज़रा ये बताएं कि ये जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा इशू है, जिसका कि आपने शुरू में जिक्र किया था कि ब्रेक्जिट एक इशू है, इसकी इतनी अहमियत क्यों है? इंग्लैंड के बगैर बाकी स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, जिब्राल्टर, फॉकलैंड्स, ये जितने भी हमारे हिस्से हैं, उन सब ने वोट दिया हुआ है 90% से ऊपर यूरोपियन यूनियन के अंदर रहने के लिए। अच्छा, अब यह है कि अगर बरतानिया यूरोप से निकलने का फैसला करता है, इस नतीजे के हवाले से जो रेफरेंडम का नतीजा निकला है, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। चूँकि बिलफर्द अगर पहले आयरिश को ले लीजिए, जो बरतानवी गवर्नमेंट और आयरिशों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, उसमें ये बात तय थी कि आइंदा के लिए सदर्न आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के दरमियान बॉर्डर नहीं होगा। ठीक है। और अगर अब हम यूरोपियन यूनियन से निकल आते हैं तो यूरोपियन यूनियन का बॉर्डर तो सदर्न आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के दरमियान ही होगा, तो हम दोबारा बॉर्डर पे चले जाएंगे और वो जो हमारा मुआहदा नॉर्दर्न आयरलैंड वालों के साथ हुआ है, वो तो शोर मचाएंगे कि हमारे मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। और एक बार खुदा न खास्ता फिर वो आयशों की तहरीक जो है वो उभरना पड़े। फिर स्कॉटलैंड का मामला आता है। स्कॉटलैंड पहले ही आज़ादी मांग रहा है। पिछला रेफरेंडम जो उन्होंने स्कॉटलैंड में कराया था, वो मार्जिनली हम विन कर पाए थे कि बरतानिया के अंदर वो रहना चाहते हैं। अब अगर उन्होंने 95% से ज़्यादा जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर रहने के लिए वोट दिया हुआ है, तो बरतानिया डिसाइड कर लेता है, बरतानिया क्या इंग्लैंड डिसाइड कर लेता है कि हमने वहाँ से निकलना है, तो वो उन्होंने बहुत शोर मचाना है। और जो सेकंड रेफरेंडम आज़ादी के लिए वो पहले ही मांग रहे हैं, उसकी मांग और बढ़ जाएगी। और इस तरीके से हमारा तनाज़ा चल रहा है, दरीना तनाज़ा हमारा स्पेन के साथ चल रहा है जिब्राल्टर पे। और अगर जिब्राल्टर के लोगों ने 95 या 97% जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर रहने का लिए वोट दिया हुआ है रेफरेंडम में, तो वहाँ भी वो, चूंकि हम तो यूरोप से निकल आएंगे यूरोपियन यूनियन से, लेकिन स्पेन तो नहीं निकलेगा। स्पेन जो है वो उस मसले को दोबारा उठाएगा। और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो याद रखने की है, अभी मैं ये इसको ज़रूर मुकम्मल कर लूँ सेंटेंस को, आइंदा आने वाले इलेक्शन में आवाम को चाहिए कि चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार हों, ऐसे उम्मीदवारों को वोट दिया जाए जो ये चाहे, इस चीज़ पर कमिटमेंट दें कि जो भी डील हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की यूरोपियन यूनियन के साथ हो, उसका फाइनल फैसला जो है वो आवाम करे। ब्रेक्जिट बड़ा इशू है या आपके ख्याल में और भी कोई इससे बड़ा इशू है यूके के इलेक्शन में? यूके के इलेक्शन में सबसे बड़ा इशू जो है वो स्टेबिलिटी और एक आम आदमी की वेलफेयर है। ये पूरा पैकेज है ना। जब वोटर सोचता है, जो पार्टीज के मेंबरान हैं, जो डिवोटेड, उनकी तो परसेंटेज बड़ी थोड़ी होती है। जो मिडल जो 60-70% लोग हैं वो फैसला करते हैं किसकी हुकूमत होनी है। तो इस वक्त बरतानिया जो है, एक तो ब्रेक्सिट का इशू है, फिर एक गवर्नमेंट इनकम्बेंट चल रही है, उसमें उसकी रेटिंग ऑलरेडी ऊपर है। तो लोग ज्यादातर जो है वो ये सोच रहे हैं कि इसको छेड़ा ना जाए, वो सिस्टम एज इट इज चलता जाए। इकबाल लतीफ साहब बहुत शुक्रिया, अशरफ चौहान साहब बहुत शुक्रिया, लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम बात करेंगे तारिक गफूर साहब से, जो कि स्कॉटलैंड यार्ड के साबिक असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और उनसे हम एक बहुत ही अहम मामले में बात करेंगे, और वो ये कि जो मैनचेस्टर धमाका है वो
रोका क्यों नहीं जा सका? क्योंकि बरतानिया में तो इतने अरसे से एक हाई सिक्योरिटी अलर्ट है, इसके बावजूद ये धमाका कैसे हो गया? वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और आप देख रहे हैं लंदन में शाम के साए गहरे होते जा रहे हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है रोशनी कम होती जा रही है, लेकिन आपके दिलों में जो रोशनी है ये कायम रहनी चाहिए। हमारे साथ तारिक गफूर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारिक गफूर साहब, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आप स्कॉटलैंड यार्ड के साथ काम करते रहे हैं। एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि बरतानिया में तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं बड़ी एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, इसके बावजूद एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो यहाँ पे आए, बम बनाया गया और एक गुमराह नौजवान जो है उसने मैनचेस्टर में ये धमाका कर दिया। क्या ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? नहीं, आप सच बात कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी के ऊपर फोकस सिंस 9/11 जी 9/11 उधर से काफ़ी फोकस हुआ है और सिक्योरिटी सर्विसेज और पुलिस का भी बहुत फोकस, लेकिन ये जो स्केल है प्रॉब्लम है जी कि जो कम्युनिटी रेडिकलाइज्ड हुई है, कम्युनिटी एक्सट्रीम व्यूज़ में, ये प्रॉब्लम छोटा नहीं है। देखो जब भी अभी फ्यू वीक्स अगो यहाँ वेस्टमिंस्टर में मसला चला था, उस दिन से सिक्योरिटी सर्विसेज हर रोज़ एक आदमी को पकड़ते हैं, ये डिसरप्ट करते हैं। बहुत डिसरप्शन हुई है, लेकिन ये जो चल रहा है वो ये भी बता रहे हैं कि 3000 लोग रेडिकलाइज्ड हुए हैं। और जब भी रेडिकलाइज्ड होते हैं वो जो टिपिंग पॉइंट होता है, ये अभी हम रेडिकलाइज्ड हैं, अभी हम कभी जाके ये धमाका बजाएंगे, वो तो किसी को पता नहीं है कि ये टिपिंग पॉइंट कौन। लेकिन वो एक्सप्लोसिव कहाँ से उनके पास आता है? नहीं, एक्सप्लोसिव तो ये तो होममेड होगा। एक्सप्लोसिव बाहर से तो नहीं आ सकता है, बिकॉज ये जो पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, वो तो सब सिक्योर है। ठीक है। तो लेकिन आप देखो ये लोग जा सकते हैं वहाँ इंटरनेट में, वहाँ एजुकेशन मिलती है। दूसरी नो डाउट कोई पीछे ये एक आदमी का काम नहीं होगा, ये तो कोई नेटवर्क होगा, वो इंटरनेशनल, वो ये बाहर भी जाते हैं, कई सीरिया गए हुए हैं, कई लीबिया गए हैं, कई दूसरी भी जगह जाते हैं। क्या कम्युनिटी की लीडरशिप का फेलियर नहीं है कि आप एक ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपका रिलीजन भी बदनाम होता है, आपकी कम्युनिटी भी बदनाम होती है? क्या ये कम्युनिटी का फेलियर नहीं है? नहीं, कम्युनिटी का तो बहुत फेलियर बात छोड़ो, जो फोकस है कम्युनिटी के ऊपर, अभी अपनी मुस्लिम कम्युनिटी इज़ अ वेरी लार्ज कम्युनिटी है जी, और वो लोग के पास फोकस फॉर नंबर ऑफ ईयर्स है। और ये तो जो मसला अभी चला है, ये तो इट इज़ वेरी बैड न्यूज़ फॉर द कम्युनिटी एंड रियली कम्युनिटी तो वनरेबल फील करती है। Then how to overcome this problem? Well, I think you know there are several things. आप कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? Well, if 3000 people सिक्योरिटी सर्विस, मैं नहीं कह रहा, सिक्योरिटी सर्विस यहाँ कहते हैं कि 3000 लोग हैं यहाँ, वो डेंजर कर रहा है, यू नो, देर रेडिकलाइज्ड, वो कम्युनिटी में है, कई बार फाइट करके इधर आए हुए हैं, और यू नो ये कंट्री में तो गन्स वगैरह तो नहीं है, यू नो, पुलिस में 20% ऑफिसर्स गन्स होल्ड करते हैं, तो वो डेंजर कम्युनिटी में वो लोग का क्या करें? इसलिए जो हमारी लीडरशिप है वो कम्युनिटी, वाइडर कम्युनिटी को सोल्यूशन दें। So what do you see the future of your community in UK? My community, I'm optimistic. Optimistic. हाँ जी, because जो हमारे बच्चे हैं, they are getting educated. जी. They are slowly getting into professions. ठीक है. Both public, private. और तीसरा, they have values. जो you go and ask any of them कि ये जो मैनचेस्टर में हुआ है, you agree with it? They will tell you absolutely not. Absolutely not. Absolutely. And those are the people we need to harness. ठीक है. Forget the past. ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे अमजद बशीर साहब से, जो लीड्स में है, उनका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद बशीर साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो मैनचेस्टर में धमाका हुआ, इसका जो जिम्मेदार नौजवान है, उसके बारे में पहले से सिक्योरिटी एजेंसीज को अंदाज़ा था कि ये रेडिकलाइज हो चुका है, और उस लड़के की जो माँ है वो बहुत से लोगों को कह चुकी थी कि उसका जो बच्चा है वो इंतहापसंदी की तरफ माइल है। पूछना मुझे आपसे ये है कि आप हुकूमत में शामिल हैं, क्या इस किस्म के नौजवान
का जिसके बारे में कि पहले से पता था कि ये एक्सट्रीमिज़म की तरफ माइल है, इसके बावजूद इसको रोका नहीं जा सका और इसने बहुत से लोगों की जो ज़िंदगी है वो ले ली इसने। क्या आप ये नहीं समझते कि ये सिक्योरिटी लैप्स है और हुकूमत पे भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए जी, हर एक बंदे पे एक्यूजेशन पे तो अरेस्ट नहीं कर सकते ना, जितनी देर कोई सबूत ना हो। तो एक्यूजेशन हुई है, लेकिन अब तो इस पे सारी जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उस रिपोर्ट की हमें इंतज़ार करनी चाहिए, फिर उस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं कि अभी टू अर्ली है। जो हुकूमत ने इक़दामात किए हैं उस पर मुस्लिम कम्यूनिटी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मिसाल के तौर पे जो नौजवान मुख्तलिफ़ मिडल ईस्ट के मुल्कों में जाते थे, शाम में, इराक़ में, तो फिर वो वापस भी आ गए। तो उनके वो यकीनन अपनी ही कम्युनिटी के लिए और यूके में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ख़तरा भी हैं। तो वापस आने के बाद भी उन पर नज़र क्यों नहीं रखी गई? आप ये नहीं समझते कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर भी कुछ सवालात उठ रहे हैं और ये बड़े वैलिड सवालात हैं? देखिए जी, कि ये मसला जो है हमारे पे इम्पेक्ट करता है, जो मुस्लिम जो इस मुल्क में रेजिडेंट है। हमें देखना चाहिए, अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए कि ये किस सोसाइटी पे मिक्स हो रहे हैं और इंटरनेट पे किन से गुफ्तगू कर रहे हैं, ताकि अगर वो गलत लोगों के उन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो हम उनको रोकें। तो हमें उन पे तवज्जो देनी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट के साथ हमें पूरा तावन करना चाहिए। हमें कोई सस्पिशन हो किसी का, पड़ोसी का या जान पहचान का या रिश्तेदार का, तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें फ़ौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। अमजद बशीर साहब, अमेरिका में जो फियर फैक्टर है, इसकी वजह से बुश को बड़ा फ़ायदा हुआ था। आपको याद होगा कि फियर फैक्टर से उसको काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे। तो ये जो मैनचेस्टर में जो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, आप समझते हैं कि इसका इलेक्शन में किसी पार्टी को फ़ायदा और किसी को नुकसान हो सकता है? देखिए जी, हम इसको फ़ायदा नहीं लेना चाहते पॉलिटिकली। हम चाहते हैं कि हमें कंजर्वेटिव पार्टी जो इलेक्टोरली विन करे, इस बेसिस पे कि हु कैन बेस्ट गवर्न दिस कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक सक्सेस। मैनचेस्टर में अफजल खान साहब से बात करेंगे जिनका ताल्लुक लेबर पार्टी के साथ है। बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। अफजल खान साहब, मैनचेस्टर में इस वक्त बहुत सोगवार फ़ज़ा है और हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन इस वक्त खौफ व हरास फैला हुआ है और जो आपकी कम्युनिटी है उसमें भी काफ़ी खौफ व हरास है। तो ये बताइए कि ये जो खौफ व हरास की फ़ज़ा है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है या कम किया जा सकता है? मैनचेस्टर की तारीख में इससे बड़ा हादसा नहीं हुआ, तो खौफ होगा। और दहशतगर्दी का जो बुनियादी टूल होता है वो होता ही है कि खौफ को फैलाया जाए। तो आई थिंक हमारा जो रिस्पांस है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें खौफ में आने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो रिएक्शन करने की ज़रूरत है जो हमने कल यहाँ पे देखा है। मैनचेस्टर टाउन अल्बर्ट स्क्वायर के सामने टेंस ऑफ थाउजेंड पाउंड लोग जो थे वो जमा हुए और उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम नफ़रत को फैलाने के बजाय मोहब्बत को फैलाएंगे। तो यही आंसर है कि हमें सॉलिडारिटी शो करने की ज़रूरत है, कंपैशन शो करने की ज़रूरत है और आपस में तल्लुकात को ख़राब करने के बजाय एक दूसरे की तरफ कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो ख़ुदकुश हमला हुआ, क्योंकि बताया ये गया कि ये ख़ुदकुश हमला था, तो ये बरतानिया में इंतहा पसंदी जो है काफ़ी बढ़ रही है। इस इंतहा पसंदी का जिम्मेदार कौन है? देखें जी, किसी भी जुर्म का रिस्पॉन्सिबल वही होता है जो जुर्म करता है। ये हमारा बुनियादी इंसाफ का रूल है। तो जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सब मिल के एक दूसरे के साथ तल्लुकात बेहतर करें और अगर कोई रास्ते से उतर रहा है तो उसे निशानदेही की जाए, उसकी रहनुमाई की जाए, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाए। और जो हमारे यंग बच्चे हैं, तो ये हमारे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्चुअली बच्चों को टाइम दें, उनकी जो परवरिश कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, वो किन लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं उसका ध्यान दें, वो कंप्यूटर अपने कमरे में ना इस्तेमाल करने दें बल्कि लिविंग रूम में रखने के हुक्म जारी करें। तो ये वो चीज़ें हैं चंद जिसके करने से हम अपने बच्चों की रहनुमाई बेहतर कर सकेंगे। एक और सवाल बड़ा अहम है अफजल खान साहब के, ये इलेक्शन से कुछ दिन पहले ये मैनचेस्टर में बहुत अफसोसनाक अंदोहनाक वाक़या हुआ है। क्या इस वाक़े के नतीजे में जो
पोलिंग है, वोटिंग है, उस पर कोई असर पड़ सकता है? आई थिंक वोटिंग शरह पे कोई असर ज़्यादा नहीं होगा। जो असल पॉइंट इसमें है वो ये है कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो जो दाएं बाजू के लोग होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हमारा जो पब्लिक है उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी पार्टी जो है वो अच्छी है और कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छी हैं। अगर हम अपने आप को सिर्फ टफ पेश करने की कोशिश करेंगे, आर्मी और पुलिस को ज़्यादा शो करने की कोशिश करेंगे, इससे मसला हल नहीं होगा। तो जो मसला रूट कोज है वो कौन सी पार्टी जो है वो हल करेगी। अफजल खान साहब, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। आपको याद होगा कि बहुत साल पहले जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं वो उम्मीदवार थे, तो उनके इलेक्शन से थोड़े दिन पहले एक उसामा बिन लादेन की टेप आ गई थी और उसका बहुत इलेक्शन में फ़ायदा हुआ था बुश को। और अब ये बरतानिया के इलेक्शन से कुछ दिन पहले ये मैनचेस्टर में धमाका हो गया है। आप कोई इन दोनों वाक़यात में लिंक देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये जो मैनचेस्टर में धमाका हुआ है इसका बरतानिया के इलेक्शन में किसी को फ़ायदा या नुकसान होगा? जी, मैंने पहले आपने इशारा कर दिया है कि इस तरह की हरकत से किस तरह की पार्टी को फ़ायदा मिलता है, लेकिन ये कौम की असली ज़िम्मेदारी है कि ये चीज़ ना होने दें और अपने की वोट की कीमत का एहसास करें और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की तरफ देखें और ये देखें कि कौन सी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उनके मफाद में है। इजाज़त लेने से पहले जो मैनचेस्टर का वाक़या है इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये इंसानियत के भी दुश्मन थे और जिन्होंने ये वाक़या किया वो इस्लाम के भी दुश्मन थे, लेकिन फोकस था हमारा कि ये जो मैनचेस्टर का वाक़या है इसका जो बरतानिया में इलेक्शन हो रहा है उस पर क्या असर होगा। तो उस पर आपने हमारे मुख्तलिफ मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। इजाज़त लेने से पहले मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि आप इलेक्शन के दिन और कुछ करें ना करें लेकिन वोट ज़रूर डालें, जिसको मर्ज़ी वोट डालें लेकिन वोट ज़रूर डालें। तो हामिद मीर को लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।